नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः अपने देव अकेडमी चैनल पर स्वागत है। हम लोग कल करंट अफेयर पढ़े थे, तो आज जो बच्चे कल भी नहीं लिख पाए थे वो आज लिख लें। आज हम भूगोल की तरफ आए हैं, है ना। तो एक दिन करंट अफेयर का और बचा है, बाकी उसके बाद इस महीने का करंट हो जाएगा। हम लोग भूगोल हफ्ते में 2 या 3 क्लास टेस्ट भूगोल का करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग कहिए, कमेंट करके बताइए, अगर इतिहास का भी कहेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो टॉपिक आना है भर्ती परीक्षाओं में, उसका भी हम टेस्ट ऐसे ही व्याख्या सहित करवा देंगे। बार बार आपसे कहते हैं कि थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करिए जो आपके संपर्क में है, जिनको तैयारी करनी है टेस्ट के लिए या करंट के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। तो अच्छी बात है, नहीं करवाते तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, है ना। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का आपका टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में गिना जाता है भारत की जलवायु। आज हमारा टॉपिक क्या है? भारत की जलवायु वाले टॉपिक से हमने लगभग 20-30 प्रश्न उठाया है ना। और इस टॉपिक में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमने ये काम किया है कि हर मॉडल के जो प्रश्न है, जो भी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं या आने की संभावना है, उनको सबको हमने इकट्ठा किया है। इसी वजह से हो सकता है 20 के अलावा भी प्रश्न हो गए थे, 25 के आसपास या 30 प्रश्न बन गए हैं। कारण ये है कि जिससे आपका कोई प्रश्न छूटे ना। इस टॉपिक से अगर प्रश्न बनेगा तो इन्हीं व्याख्या और प्रश्न से मिला करके आपका उत्तर मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है आपकी, भारत की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु है? भारत की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु है? भूमध्य सागरीय है, उष्ण कटिबंधीय है, विषुवतीय है, और एक दिया गया है शीतोष्ण महासागरीय है ना। अब पहले बात समझिए, भूमध्य सागर, जो भूमध्य सागर की बात करते हैं, अगर आप विश्व का मैप देख रहे हैं, चलिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये एशिया है, यहाँ पर यूरोप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो भूमध्य सागर यहाँ है। यहाँ की जलवायु का प्रभाव क्या भारत पर पड़ता है? जी बिल्कुल नहीं। भारत की जलवायु मुख्यतः भूमध्य सागरीय नहीं है, क्योंकि भारत की जलवायु में 2 से 4% वर्षा जो है भूमध्य सागरों से होती है। पूर्ण रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु भारत की नहीं है। और विकल्प दिया गया है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जैसे पृथ्वी ग्लोब पर देखेंगे तो विषुवत रेखीय जलवायु, जी बिल्कुल नहीं। शीतोष्ण महासागरीय, जी नहीं। महासागरों के प्रभाव में शीत और उष्ण का, उसका भी मूल प्रभाव नहीं है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आगे देखिए, भारत की जलवायु में मानसून की मौसमी पवनों का परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। पहला एक प्रश्न इसमें बन गया कि भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा भाई कह रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन मुख्य कारण क्या है? जो भारत में दक्षिणी और पश्चिमी मानसून आते हैं, उनका मूल कारण क्या है? क्यों भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव पड़ता है ना, उसका मुख्य कारण क्या है? विकल्प दे रहा, केवल पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जो पश्चिमी विक्षोभ है उनके कारण भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। फिर कह रहा, स्थल और जल के असमान तापमान से उत्पन्न दाब विभाव, है ना। कह रहा है कि स्थल और जल के असमान तापमान के कारण उत्पन्न जो दाब विभेद है, यानी दाब प्रवणता जो बढ़ती है, उसके कारण। तीसरा है हिमालय का हटना, हिमालय के हटने के कारण। चौथा है जेट स्ट्रीम। आप ये समझते हैं कि भाई हवा, कोई हवा है, बात समझिए, थोड़ा सा हो सकता है समझाने में टाइम लगे। अगर हवा है, हवाओं की क्वालिटी ये होती है कि हवा ठंडी होने पर नीचे रहती है और गर्म होने पर हवा ऊपर उठती है। जब हवा ठंडी होती है इसका मतलब उसमें नमी की मात्रा है। जब हवा गर्म होगी तो नमी नहीं है, इसका मतलब सूखी हवा है। सूखी हवा गर्म होती है, गर्म होगी कोई चीज तो ऊपर हटेगी, क्योंकि उसमें का भार जो वजन है वो कम होता है। होता यह है
कि स्थलीय क्षेत्रों पर सूर्य के तापमान के कारण हवाएं गर्म होती हैं, गर्म होने के बाद ऊपर हो जाती हैं, तो जो समुद्र के आसपास की हवाएं ठंडी रहती हैं वो नीचे रहती हैं, तो वो इधर की तरफ बढ़ती हैं। यहाँ मान लीजिए गर्म है, ये ठंडी हवाएं हैं सागर वाली पानी की, है ना, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, तो इससे एक सर्कल बन जाता है। ऐसे ठंडी हवा नीचे से स्थल की तरफ जाएगी, क्योंकि हवा जब गर्म है तो ऊपर उठेगी तो नीचे एरिया खाली हो जाएगा। इस वजह से एक दाब प्रवणता वाला क्षेत्र बन जाता है, जिससे एक सर्किल बन जाता है। गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, ठंडी हवाएं दूसरे रास्ते से उस गर्म हवा वाले स्थान को भरती हैं, है ना। तो भारत में मानसून की बात करेंगे, आगमन का मुख्य कारण स्थल और जल के असमान तापमान विभेद के कारण है। आइए देखते हैं ये क्या समझा रहे हैं। कह रहा है कि गर्मियों में भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर उत्तर पश्चिम में निम्न दाब विकसित होता है। निम्न दाब का मतलब हवा गर्म है तो ऊपर उठ जाएगी, निम्न दाब विकसित होगा, जबकि उसके आसपास महासागरों में अपेक्षाकृत उच्च दाब होता है। यानी समुद्र की हवाएं भारी होती हैं, वजन होता है, वो अपने साथ जो है नमी लिए रहती हैं। इससे मानसूनी पवनों की मानसूनी पवनों का प्रभाव प्रभावित होता है। जो मैंने समझाया है वो ये किताबी लैंग्वेज में है। आगे आइए, तीसरा कह रहा है भारत में मानसून की अनिश्चितता का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है। भारत में मानसून कभी ज्यादा वर्षा, कभी कम वर्षा, इसका मेन कारण क्या है, मेन मोटो क्या है कि कभी ज्यादा वर्षा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। कह रहा केवल तापमान वृद्धि यानी कि टेम्परेचर वृद्धि के कारण ऐसा होता है। वर्षा के समय और मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन के कारण होता है, केवल हिमताप के कारण होता है, केवल चक्रवात के कारण होता है। तो देखो, केवल तापमान वृद्धि के कारण ऐसी घटनाएं हो जाएं ये संभव नहीं है, केवल वाला विकल्प इसमें नहीं होगा। केवल होगा क्यों, ये वर्षा के समय और मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन। देखिए होता क्या है कि वर्षा का जो मानसून आने का क्रम है वो काफी कुछ इन्वायरमेंट पे निर्भर करता है। आप जानते हैं तापमान जब बढ़ता है तो हमारे तापमान बढ़ेगा तो हमारे यहाँ का जो पानी है वो भाप बनकर आसमान में जाता है, जो जल चक्र वाला सिस्टम है ना, वो बनता है। जब जल चक्र ही अस्थायी हो जाएगा तो सीधी सी बात है मौसम बदलेगा और जो बारिश का समय है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। इसने विकल्प दिया है कि भारत वर्षा के समय और मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन के कारण ही मानसून में अनिश्चितता आती है। देख लीजिए, कह रहा भारतीय कृषि सहित अर्थशास्त्र पर मानसून का बड़ा प्रभाव है, क्योंकि वर्षा की मात्रा, वितरण और समय में काफी अंतर हो सकता है या होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारतीय मानसून के संदर्भ में सही है। कौन सी स्थिति भारतीय मानसून के संदर्भ में सही है। पहला देखिए क्या विकल्प है। कह रहा ग्रीष्म ऋतु में स्थल मार्ग गर्म होकर, ग्रीष्म ऋतु में स्थल मार्ग, बात समझिए, स्थल मार्ग गर्म होकर निम्न दाब विकसित करता है। जी बिल्कुल, ये विकल्प तो सही लग रहा है। फिर कह रहा है हिंद महासागर के ऊपर अपेक्षाकृत, हिंद महासागर यानी समुद्र में इधर वाले एरिया में अपेक्षाकृत उच्च दाब विकसित होता है। लग तो रहा है सही, ये कूट का प्रश्न है। फिर कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी पवनें भारत की ओर चलती हैं। तीसरा विकल्प कह रहा है जो दक्षिण और पश्चिमी पवनें हैं भारत की ओर चलती हैं। अब इसका कह रहा है केवल एक सही है, एक दो सही है, दो तीन सही है और एक दो तीन सही है। तीनों विकल्प इसका सही है, एक दो तीन, यानी इसका बी सही। बात समझ गए ना जी। ये देखिए, कह रहा है ग्रीष्मकालीन तापीय विषमता मानसून के लिए प्रमुख आधार बनती है और समुद्र से स्थल की ओर नम हवाओं का प्रवाह होता है। आगे आइए भाई, देखिए इनको क्या है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर की शाखा भारत में सबसे पहले सामान्यतः कहाँ वर्षा करती है। ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है,
ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में आता है, किस राज्य को प्रभावित करता है? तो गुजरात में, यहाँ है गुजरात। पश्चिम बंगाल यहाँ है, तमिलनाडु यहाँ है। तो इस एरिया पे कौन सा राज्य है विकल्प में? केरल। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल को प्रभावित करता है। इसमें देखिए, सामान्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल तट पर सबसे पहले प्रवेश करता है, सामान्यता की बात कर रहा है, और फिर देश के अन्य भागों की ओर बढ़ता है। छठवां प्रश्न आइए देखिए, कह रहा है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर अत्यधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? भारत के पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के किस ढाल पर? इस पश्चिमी वाले ढाल पर अत्यधिक वर्षा होने का क्या कारण है? देखिए, पूर्वी ढाल जो है, जो पूर्वी एरिया है, ये सूखा रहता है। पूर्वी एरिया सूखा रहता है। कारण क्या है कि जब ऊंचाई से इधर की हवाएं जाएंगी, इधर वाले पर्वतों से टकराएंगी, तो इसी पार वर्षा कर देंगी, इस पार सूखा रह जाता है क्षेत्र। कारण क्या है? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय और भौगोलिक वर्षा। जी हाँ, विकल्प संख्या इसका बी सही है। चक्रवाती वर्षा नहीं, चक्रवाती वर्षा का प्रभाव इस तट पे होता है। हिमपात, बर्फीला क्षेत्र है वो, पहाड़ी क्षेत्रों पर हिमपात होता है। आगे आइए, इसको देख लो, अरब सागर की नम हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती हैं, जिससे पर्वतीय वर्षा होती है। देखिए, हो सकता है आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, क्योंकि हम व्याख्या कर रहे हैं भाई, है ना, तो क्लास 2-4 मिनट कम ज्यादा हो सकती है। अगर वैसे समझाना हो तो 5 मिनट में टिक मार दिया जा सकता है। आइए, शुरू में ज्यादा समझाना पड़ेगा। निम्न में से किस क्षेत्र में वर्षा छाया प्रभाव सबसे स्पष्ट देखा जाता है ना? कह रहा है किस क्षेत्र में वर्षा का छाया प्रभाव सबसे स्पष्ट देखा जा सकता है? पश्चिमी घाट के पवनाभिमुखी भाग पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग पर, मेघालय की पहाड़ियों पर, पश्चिमी तट पर। अभी आपको हमने बताया, जो वृष्टि छाया प्रदेश बनता है वो हमेशा पश्चिमी घाट के पूर्वी किनारे पर बनता है। पश्चिमी घाट के पूर्वी किनारे पर वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। ये देख लीजिए, पश्चिमी घाट के पार करने के बाद हवाओं की नमी कम हो जाती है, इसलिए पूर्वी घाट वर्षा छाया क्षेत्र, इसको बोलता है वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश, ये भी लिखा मिल सकता है। ये वर्षा छाया क्षेत्र इस वजह से क्योंकि पीसीएस में इसी नाम से इस प्रश्न को पूछा गया था। आगे आइए, कह रहा भारत में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र मुख्यतः किस कारण अत्यधिक वर्षा प्राप्त करता है? भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भाई? सबसे मेघालय, वो गारो खासी जयंतियां पहाड़ी मिगिर वाली हैं। तो कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक औसत वर्षा किस कारण से होती है? हमने बताया कि जब यहाँ से हवाएं जाती हैं तो कीप नुमा संरचना का निर्माण होता है और वहीं वहीं वर्षा कर देती। केवल समुद्र की निकटता के कारण जी नहीं, पर्वतीय अवरोध और नम मानसूनी हवाओं का अभिसरण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, शीतलहर के कारण। शीतलहर के कारण सबसे ज्यादा वर्षा थोड़ी ना होगी, पश्चिमी विक्षोभ इस तट पे वर्षा करेगा 2-4%। ये इसका बी सही हो गया, 8वें का बी। मेघालय की पहाड़ियों का भौगोलिक स्थिति, मेघालय की पहाड़ियों की भौगोलिक स्थिति तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा की नम हवाओं के कारण अत्यधिक वर्षा यहाँ होती है। जी, आइए 9वां देखिए, मौसिन राम चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा की नम हवाएं और पर्वतीय क्षेत्र। जी बिल्कुल, इसका बी हो गया, 9वें का बी, जो हमने समझाया वही है। आइए अगला प्रश्न 10वां देखते हैं, है ना, देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं खासी पहाड़ी से टकराकर ऊपर उठती हैं, जिससे अत्यधिक पर्वतीय वर्षा होती है। खासी का मतलब गारो खासी जयंतियां, तीनों पहाड़ियां वहां प्रभावित करती हैं। मानसून का प्रस्फोट, है ना, मानसून का प्रस्फुटन जो होता है, प्रस्फोट लिखा है, वही प्रस्फुटन किससे संबंधित है? कह रहा है कि मानसून की वापसी से, लौटते हुए मानसूनों से वर्षा इस तट पे होती है
है ना। मानसूनी वर्षा की अचानक, हाँ, मानसून का फटना, मानसून का प्रस्फुटन होना ही क्या कहलाता है? अत्यधिक वर्षा होना। जैसे कहते हैं गांव की भाषा में बादल फट गया। बादल फटने का मतलब ये है, इधर से बादल आया, हवाएं आई, इधर से भी आई, है ना, इधर से भी आई, तो कोई हवा एक ही स्थान पर लगातार वर्षा कर दे, क्योंकि पूरा पानी यहाँ यहाँ, क्योंकि उनके पास कोई मार्ग नहीं है कि निकल जाए। जब चारों तरफ से हवाएं घेर कर किसी एक निश्चित विशेष पर वर्षा कर देती हैं, तो वहां अत्यधिक वर्षा हो जाती है, जिसे मानसून का प्रस्फुटन या बादल का फटना कहते थे। इसका बी सही है। 10वें का बी। 11वें पे आइए, व्याख्या देख लो उनकी। मानसून के आगमन के बाद वर्षा में तीव्रता अचानक वृद्धि मानसून का प्रस्फुटन कहलाता है। अब मानसून की, अच्छा हाँ, अगला प्रश्न क्या है? मानसून की गर्त सामान्यता किससे संबंधित है? मानसून की गर्त कह रहा है कि मानसून का दब जाना, मानसून का दब जाना, यानी जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है, कह रहा उच्च वायुदाब, मानसून का दबना, यानी कि ये स्थल है जहां पर लो प्रेशर बना, हाँ, जहां की हवाएं सब गर्म होकर के ऊपर उठ गई, उसी को मानसून का गर्त कहा जाता है। बात समझिएगा, मानसून का गर्त क्या है? जहां पर लो प्रेशर बना, यानी कि जहां पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई, वही मानसून का गर्त कहलाता है। पहले उच्च वायुदाब नहीं, इसका बी सही होगा, निम्न दाब वाला क्षेत्र। निम्न दाब की लंबी पट्टी लिखा है, वही जो है इसका बी सही है। हिमालय नहीं, समुद्र नहीं, यानी 11वें का बी। कह रहा मानसून के दौरान उत्तर भारत में निम्न दाब की लंबी पट्टी विकसित होती है, जिसे मानसून का गर्त कहा जाता है। गर्त का मतलब है कि जो लो प्रेशर क्षेत्र है ना, इसकी स्थित वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। जी बिल्कुल। मानसून में ब्रेक, मानसून में ब्रेक का क्या मतलब है? मानसून का अस्थायी अंत होना, यानी बंद हो जाना वर्षा होना, कुछ दिनों के लिए वर्षा की तीव्रता में उल्लेखनीय कमी होना, मानसून का भारत से बाहर निकल जाना, चक्रवात का बनना। ब्रेक का मतलब है कि मतलब बंद नहीं हुई है, कुछ कारणों से वर्षा रुक गई है, यानी कि मानसून का ब्रेक हुआ है। ब्रेक वैसे भी आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो क्या गाड़ी बंद हो जाती है ना? गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो इसका मतलब गाड़ी बंद थोड़ी ना हो गई, इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए रुकी है, फिर चल जाएगी। 12वें का बी। 13, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून के ब्रेक से संबंधित प्रमुख क्षेत्र है? मानसून का ब्रेक यानी कि मानसून रुक रुक कर बारिश होना, कहने का मतलब कहां पर होती है? भारत के किस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रुक रुक कर वर्षा होती है, ब्रेक वर्षा होती है, ब्रेक डांस, है ना, झूले के टाइप में, अचानक चलने लगा, अचानक रुक गया। तो ये कह रहा है कि हिमालय का तलहटी क्षेत्र, थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, अंडमान। काटते चलो, इसका हो गया हिमालय का तलहटी क्षेत्र। हिमालय के तलहटी क्षेत्र में जो लोग घूमने टहलने जाते हैं, दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी, कैंपटी फॉल, उनसे पूछिएगा कि वहां पर अचानक रिमझिम वर्षा होती है ना, वर्षा हुई, 2 मिनट 5 मिनट बारिश हुई, उसके बाद बंद हो गई, यानी कि ब्रेक लग गई। फिर पता लगेगा कि उधर से धूप निकली है, आधे घंटे बाद फिर वर्षा हो गई, यानी दिन भर में 5-5 10-10 बार वर्षा हो जाती है हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में। हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्रों में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मानसून की ब्रेक जो है पर्वतीय स्थिति के कारण होती है, न कि मैदानी क्षेत्रों में होती है। इसका हो गया 13 का ए। आगे आइए, प्रश्न संख्या 13 की व्याख्या देखते हैं। मानसून ब्रेक की स्थिति में वर्षा का क्षेत्र अक्सर हिमालय की तलहटी की ओर खिसक जाता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में वर्षा कम हो जाती है। जी आइए 14 प्रश्न देखें। भारत में लौटते हुए मानसूनों से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, अभी हमने बताया कि भारत में लौटते हुए मानसून से इस तट पर, तो इस तट पर कौन सा राज्य? पंजाब यहाँ है, तमिलनाडु यहाँ है, राजस्थान यहाँ है, गुजरात यहाँ है ना। तो लौटते हुए मानसूनों से वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में लौटते हुए मानसूनों से वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसूनों के कारण वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, जो भी लिखा है इसकी व्याख्या। आगे आइए, कह रहा है तमिलनाडु में अक्टूबर से दिसंबर की वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है? अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हो कि उत्तरी पूर्वी मानसून से,
दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तो यहाँ वर्षा होती है, लौटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है ना। और पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा इधर होती है, पर्वतीय क्षेत्रों राजस्थान गुजरात क्षेत्रों में होती है। तो इसका हो गया उत्तरी पूर्वी मानसून यानी बी, 15 का बी। अब देखो आसान पड़ रहा है। तमिलनाडु में मुख्य वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून तथा बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती तूफानों से होती है। चक्रवाती वर्षा भी समुद्र तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है, इधर क्षेत्र को। आए दिन चक्रवात पता लगा, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठा, पश्चिम बंगाल को प्रभावित कर दिया, उड़ीसा में काफी क्षति हो गई, आंध्र प्रदेश में हो गई, तमिलनाडु में हो गई, ऐसे क्षेत्रों में क्षति होती रहती है। ये चक्रवाती वर्षा है ना। काल बैसाखी भाई, आइए, काल बैसाखी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? काल बैसाखी ये जो हवाएं हैं ये किस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं? तो कह रहा है राजस्थान और गुजरात, पश्चिम बंगाल असम, पंजाब हरियाणा, महाराष्ट्र गोवा। इसका सही हो गया आपका बी विकल्प, है ना। देखिए, पश्चिम बंगाल और असम, काल बैसाखी पूर्वी भारत में प्री मानसून काल के स्थानीय तेज तूफानों आंधी वर्षा से संबंधित है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में गर्म हवाओं को, तूफानी हवाओं को काल बैसाखी भी कहा जाता है ना। तो इसमें बंगाल के साथ असम भी जोड़ दिया है ना। तो यह विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। यानी काल बैसाखी वर्षा से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है काल बैसाखी से? तो पश्चिम बंगाल है। इसका 16 का बी। आइए 17 आइए, आम्र, आम्र वर्षा, है ना। आम्र वर्षा का संबंध किससे है? कह रहा है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा, गलत। दक्षिण भारत में प्री मानसून, दक्षिण भारत में जो मानसून की शुरुआत के समय वर्षा होती है उसी को क्या हम बोलते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। यानी इसका विकल्प हो गया बी। 17 का क्या हो गया? बी। आइए व्याख्या देखते हैं। केरल और कर्नाटक आदि के कुछ क्षेत्रों में प्री मानसून वर्षा आम की फसल पकने के समय होती है, इसलिए इसे आम्ल वर्षा कहते हैं। आम की फसल पकने के समय केरल कर्नाटक आदि क्षेत्रों में जो वर्षा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आम्ल वर्षा कहते हैं या आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा कहते हैं जी। प्रश्न क्या? आम्र वर्षा जी। आइए, लू, भारत में मुख्यतः किस ऋतु में लू? अब ये किसको बताना पड़ेगा? बताओ, लू सर्दी में लगता है कि गर्मी में लगता है? दुनिया जानती है गर्मी में लू लगता है, इसमें क्या बताना है? मई जून में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। मई जून में महीने में उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी गर्म हवाओं को लू कहते हैं। आइए, क्या देख रहे हैं इनको? मई जून में उत्तर पश्चिमी और उत्तर भारत में चलने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। आइए, पश्चिमी विक्षोभ भारत के किस भाग में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण है? पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, है ना। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी क्षेत्र ये है, विक्षोभ ये वर्षा। कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत। अब बताइए, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा को प्रभावित कौन करेगा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ही तो करेगा। दक्षिण वाला ये है, पूर्वी ये है, तटीय उड़ीसा ये है, तो सब तो इधरी वाले क्षेत्र दिए गए, यही इसका है, यानी ए। 19 का ए। देखिए व्याख्या, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास उत्पन्न होने वाली पश्चिमी पवनों के साथ आने वाली मौसम प्रणाली है जो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा कराती है। इससे जो है थोड़ा बहुत राजस्थान में वर्षा होती है, यहाँ तक कि यूपी तक को ये प्रभावित करता है। कभी कभार यूपी तक वर्षा इससे हो जाती है ना। यूपी के पश्चिमी क्षेत्रों में हो जाती है। आगे आइए, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयोगी है? देखो, पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो नवंबर अक्टूबर दिसंबर ठंडी के महीने में होती है, और ठंडी के महीने में फसल कौन सी होती है? गेहूं की। 20 का बी। 20 का क्या हो गया? बी। आइए देखते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन हल्की वर्षा गेहूं जैसी रबी की फसलों के लिए लाभकारी होती है। आपका 20-22 मिनट का वीडियो हो गया, अभी 10 प्रश्न है, थोड़ा जल्दी करते हैं। भारत में वर्षा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कह रहा पूरे भारत में वर्षा सामान्य रूप से होती है, वर्षा का वितरण। तो अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है कि पूरे भारत में बांट बांट के वर्षा होगी? पश्चिम से पूर्व वर्षा लगातार घटती है, पश्चिम दिशा से, टेक्निकल लग रहा है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में, ये लग तो सकता है सही है। अगला आइए, वर्षा की मात्रा और वितरण में क्षेत्रीय और मौसमी विषमता है, ये भी अभी पेंडिंग में रखिए, केवल समुद्र में। तो अब इसमें बताइए दो प्रश्न, पश्चिम से पूर्व वर्षा लगातार घटती है, अब ये जरूरी नहीं कि लगातार घटे, मुझे लगता है इसका सी विकल्प सही होगा। जी हाँ, वर्षा की मात्रा और वितरण क्षेत्रीय और मौसमी विषमता है। आगे आइए, पवनों की दिशा, पर्वत, समुद्र की दूरी और मानसून की स्थिति सभी इस पर प्रभाव डालते हैं। 22 पे आइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा की अत्यधिक अनिश्चितता पाई जाती है? वर्षा की सबसे ज्यादा विषमता किस क्षेत्र में पाई जाती है? कह रहा है कि पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान में, पश्चिमी तट पर, असम में, मेघालय में। तो सर्वाधिक वर्षा की विषमता इस वाले क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान, ए होना चाहिए। हाँ, इसका ए हो गया। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की मात्रा कम होने के साथ साथ वर्षा की दर और स्थान दर अत्यधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती है। आगे आइए, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की दृष्टि से कौन से तट पर, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की दृष्टि से कौन सा तट अधिक संवेदनशील माना जाता है? उष्ण कटिबंधीय, अच्छा चक्रवातों की बात कर रहा है, जी हाँ। उष्ण यानी गर्म, कटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवाती सबसे ज्यादा प्रभाव केरल, गुजरात के तट पर, इसका पूर्वी तट है, सॉरी इसका पहला गलत हो गया। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, हमने बताया ना कि हाँ, चक्रवाती वर्षा बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा होती है। बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में सर्वाधिक चक्रवाती वर्षा प्रभावित करती है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस क्षेत्र में। इसमें पूर्वी तट दिया गया है, इसका हो गया 23 का बी। ये देखिए, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। 24 मिलान करना है, कोड पर विचार करिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कोड पर विचार करिए, लू ग्रीष्म ऋतु में, पश्चिमी विक्षोभ शीतकाल में, काल वैसाखी प्री मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून तमिलनाडु में। अब इसमें करना क्या है? अच्छा, कह रहा कि क्या सही है ना? लू ग्रीष्म काल में चलता है, पहला जिसमें हो, पहला तो 3 में है। पश्चिमी विक्षोभ शीतकाल में, दूसरा किसमें है? पहला और दूसरा, दो विकल्प यानी सी और डी में सही है। काल वैसाखी, प्री मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी देखिए, उत्तरी पूर्वी लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा, चौथा भी होना चाहिए। काल वैसाखी प्री मानसून, इसका मतलब सब सही है जी, इसका डी सही हो गया। इसका क्या सही हो गया? 24 का डी था। आइए 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? लू जो है उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करता है, लू उत्तर पश्चिम भारत। काल वैसाखी बंगाल, जी काल वैसाखी भी बंगाल की बात किया, जी सही है। आम्ल वर्षा केरल में, पश्चिमी विक्षोभ कह रहा है तमिलनाडु में वर्षा करता है, जी नहीं, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ तमिलनाडु में वर्षा करता है? पश्चिमी विक्षोभ तो इस क्षेत्र में वर्षा करता है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, थोड़ा सा ये प्रभावित होता है, इसका मतलब ये सही हो गया, 25 का डी। आगे आइए, 24 था प्रश्न, अच्छा 25 ही था, 25 का डी। ये देखिए, पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत की शीतकालीन वर्षा से संबंधित है, तमिलनाडु में मुख्यतः उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। एल नीनो लानिनो आ गया भाई, इसको बहुत पढ़े हम लोग, है ना? एल नीनो की घटना भारतीय मानसून को सामान्यतः किस प्रकार से प्रभावित करती है? अगर एल नीनो आएगा, एल, तो मानसून कमजोर रहेगा, एल मतलब कमजोर, और ला नीनो आया तो मानसून तेज रहेगा। एल नीनो अगर रहेगा तो आप मानिए कि भारत में सूखा पड़ने वाला है, मैं समझा रहा हूं। एल नीनो रहेगा तो भारत में सूखा पड़ेगा, ला नीनो का प्रभाव रहेगा तो भारत में बाढ़ आएगी, मतलब तेज वर्षा होगी। अब इसमें एल नीनो का है मानसूनी वर्षा कमजोर होने की प्रवृत्ति है।
बी। देखिए इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। कह रहा है एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी मध्य भाग के असामान्य गर्म होने से भारतीय मानसून कमजोर होने की प्रवृत्ति, क्योंकि एल नीनो में मानसून गर्म हो जाएगा। जब समुद्र स्वयं ही गर्म हो जाएगा तो समुद्र की हवा खुद ही ऊपर उठेगी, फिर वो भारत की तरफ क्यों जाएगी भाई। जब अगर मानसून इधर स्वयं इधर गर्म हवा हो गई तो यहाँ की हवा यहीं उठेगी, यहीं वर्षा कर देगी, भारत की तरफ क्यों जाएंगी हवाएं। यानी कि अगर एल नीनो बना तो भारत में कम वर्षा होगी, और ला नीनो यानी कि और दाब बढ़ेगा, मतलब और नमी बढ़ेगी तो सर्वाधिक वर्षा होगी। आगे आइए 27। कह रहा है भारतीय मानसून की सक्रियता और निष्क्रियता के उतार चढ़ाव में निम्न में से कौन सा महासागरीय वायुमंडलीय परिघटना महत्वपूर्ण है। ENSO अभी बता रहे हैं क्या है, केवल ज्वार। ये जो देखिए जो हिंद महासागर में अभी एलनिनो लानिनो की हम लोग बात कर रहे थे, है ना, जो हवाएं बनती हैं एलनिनो और लानिनो, यही दो मेन कारण हैं जो भारत की क्या करते हैं, वर्षा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इसमें विकल्प क्या क्या दिया गया है। ए अच्छा ENSO, केवल ज्वार, केवल समुद्री लवणता, केवल हिमपात। इसका सही हो गया है ए। देखिए व्याख्या इसी कह रहा है कि वैश्विक वायुमंडलीय परिसंरचना और भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण परिघटना ये है, साउथर्न ओशियन का क्षेत्र जो बनता है, दक्षिणी हिंद महासागर के आसपास जो ये एरिया यहाँ बनती है ना, इसमें प्रशांत महासागर का यहाँ का भी रोल होता है, वो मानचित्र पे समझाना आसान है। आइए निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कोड पर विचार करिए। अरब सागर की शाखा पश्चिमी तट पर भारी वर्षा करती है। अरब सागर शाखा का जो मानसून है वो पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट वर्षा छाया क्षेत्र का निर्माण करता है। पश्चिमी घाट व वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करता है। तमिलनाडु उत्तरी पूर्वी मानसून से प्रभावित वर्षा। इसमें क्या पूछ रहा है देखते हैं, इसमें कह रहा है क्या सही क्या गलत। तो आइए देखते हैं। अरब सागर शाखा पश्चिमी तट पर, अरब सागर शाखा पश्चिमी तट पर वर्षा करती है, जी सही है। बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी भारत, बंगाल की खाड़ी पूर्वी, जी हाँ सही है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट वृष्टि छाया प्रदेश यहाँ बनाता है, जी हाँ सही है। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से, मुझे लगता है इसका सब सही है, 28 का डी। जी प्रश्न संख्या 29 पे आइए। भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः किस दिशा में होती है। लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्व में मानसून, लौटते हुए मानसून उत्तर पश्चिम से, कह रहा किस दिशा से, इधर से इधर आएंगे, तो यानी उत्तर, ये उत्तर है ये पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। क्या इसमें विकल्प है, दक्षिण से उत्तर पश्चिम, यानी दक्षिण से उत्तर पश्चिम ना, ये तो नहीं होगा। उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये भी नहीं होगा। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ये हो सकता है। देखते हैं इसका क्या दे रहा है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के दे रहा है। एक मिनट समझे, ये उत्तर है, ओह अच्छा ये इस क्षेत्र की बात कर रहा है, जी ठीक। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, नहीं ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको ये देना चाहिए कि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से, इधर से आएगा, इधर से उत्तर पूर्व से ये दक्षिण और पश्चिम, उत्तर पूर्व, इसका जो है उत्तर पश्चिम लिख दिया, इसका उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। थोड़ा सा इसने गड़बड़ कर दिया एक जगह, है ना, इसका सही बी ही है। तो इस विकल्प के हिसाब से तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, जी मैं सही सोच रहा हूँ, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, जी हाँ इसका सही विकल्प बी है। इस थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। आगे प्रश्न संख्या 30 पे ही कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मानसून की वर्षा अत्यधिक स्थानीय और कालिक परिवर्तनशीलता दिखाती है, अत्यधिक स्थानीय और कालिक परिवर्तनशीलता दिखाती है। पश्चिमी घाट में
पश्चिमी घाट के पवनाभिमुख भाग में पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा सही तो लग रहा है। तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी मानसून की तुलना में उत्तरी पूर्वी मानसून अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये सही लग रहा है। पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में शीतकाल में वर्षा कर रहा है, ये तो पूर्व का प्रश्न होगा। जी हाँ, इसमें चारों सही है डी, इसमें चारों विकल्प सही है डी। आइए देखते हैं, है ना, चारों कथन सही है। ये भारत की जलवायु के चार महत्वपूर्ण पहलू हैं: पश्चिमी मानसून वाला, पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ। ये सभी आपस में टकराते हैं और भारत में वर्षा करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि भारत के मानसून से यदि आपको कोई प्रश्न ना समझ में आया हो तो आप उस प्रश्न को की फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, उसको हम बता देंगे। हमारा मोबाइल नंबर आपको बार बार बताते हैं, 9648322446, यानी 9648322446 पर आप जुड़ सकते हैं इस ग्रुप में, है ना। और आप कमेंट करके बताइए आज की क्लास कैसे लगी। हर बच्चे से उम्मीद करेंगे कि एक एक दो दो बच्चों से आप चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट तो बहुत आता है लेकिन लाइक नहीं होता, इसका मतलब वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है। और इसके बाद करंट का जो एक टॉपिक बच रहा है, एक दिन की क्लास बच रही है, उसको हम बताएंगे। फिर करंट से हम टॉपिक वाइज टेस्ट भी करवाएंगे। और इसके अलावा फिर हमने कुछ इसमें महत्वपूर्ण की पॉइंट लिखा है, इसको जो बच्चे चाहें अपना लिख सकते हैं। अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जितने टॉपिक हमने बनाया है उसका सबका की पॉइंट है, ये सारांश मैंने लिखा है। आज की क्लास आपको कैसे लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।